नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग से कोयले को अवसंरचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत करने पर विचार करने को कहा। हाल ही में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के एक प्रयोग में पाया गया कि क्लाउड सीडिंग वर्षा की अनिश्चितता को कम कर सकती है। रिलायंस जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के माध्यम से राजमार्गों का मुद्रीकरण करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण संवेदनशील समूहों के लिए एडवाइजरी जारी की और न्यायिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में करेंगे चर्चा। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग से कोयले को अवसंरचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत करने पर विचार करने को कहा। कोयले को अवसंरचनात्मक क्षेत्र के उप क्षेत्रकों की मास्टर सूची में शामिल करने से कई तरह से मदद मिलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो सकेगी। कोयला क्षेत्र अधिक निवेशक अनुकूल बन सकेगा। बैंक और वित्तीय संस्थान निवेश के लिए अधिक प्रभावी ढंग से नीतियां निर्मित करने में सक्षम हो सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स यानी HMLIS को अधिसूचित किया है। इस लिस्ट को 2012 में सबसे पहले मंजूरी दी गई थी। इसे उन वित्तीय संस्थानों और एजेंसियों का मार्गदर्शन करने के लिए पेश किया गया था जो कई तरीकों से अवसंरचनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस मास्टर सूची में समावेशन का आकलन कई मुद्दों पर आधारित है, जैसे कि आर्थिक विकास के महत्व और मानव पूंजी में योगदान करने की क्षमता। इसके समावेशन से कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण तक आसान पहुंच संभव हो सकेगी। इसके अंतर्गत 5 व्यापक श्रेणियां शामिल हैं। एक है परिवहन और लॉजिस्टिक्स, जिसमें सड़कें और पुल तथा बंदरगाह शामिल हैं। ऊर्जा के तहत बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण। जल एवं स्वच्छता, जिसमें कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सिंचाई। संचार के क्षेत्र में दूरसंचार टावर, दूरसंचार सेवाएं, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना आदि शामिल हैं। अक्टूबर 2022 में सरकार ने डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी अपडेटेड HMLIS सूची में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की। हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के एक प्रयोग में पाया गया कि क्लाउड सीडिंग वर्षा की अनिश्चितता को कम कर सकती है। इस प्रयोग का नाम क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कैपिक्स चरण 4 है। ये प्रयोग 2018 और 19 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था। आइए अब इस प्रयोग के परिणामों पर नजर डालते हैं। क्लाउड सीडिंग तकनीक के प्रयोग की वजह से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सामान्य से 18% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हालांकि केवल क्लाउड सीडिंग से सूखे की आशंका को कम नहीं किया जा सकता। क्लाउड सीडिंग तकनीक से वर्षा कराने की अनुमानित लागत 18 पैसे प्रति लीटर थी। क्लाउड सीडिंग के तहत सामान्य तौर पर बादलों का निर्माण तब होता है जब जल वाष्प वायुमंडल में धूल या लवण के छोटे कणों के चारों ओर संघनित हो जाते हैं। क्लाउड सीडिंग के तहत वर्षा वाले बादलों से कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बर्फ के कणों को बादलों में प्रवेश कराया जाता है। अधिकतर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड का बादलों में छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया यौगिक जैसे अन्य रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का ये भी लाभ है कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, मौसम को अनुकूल किया जा सकता है, ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। इस प्रक्रिया में हानिकारक रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रक्रिया काफी महंगी भी है और इसके अलावा इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्लाउड सीडिंग के प्रकारों की अगर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग के तहत बादलों के निचले हिस्से में ज्वालाओं या विस्फोटकों के जरिए लवण का छिड़काव किया जाता है। दूसरी तकनीक है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इसमें वायु धाराओं का ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाह कराया जाता है। इससे अधिक जल बादलों में प्रवेश कर पाता है। तीसरा है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें AGL जैसे रसायन का अधिक नमी वाले बादलों में छिड़काव किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के तहत एक विमान की मदद से सिल्वर आयोडाइड या अन्य रसायनों का वायुमंडल में प्रवेश कराया गया। उसके बाद रसायन उन कणों की तरह व्यवहार करते हैं जो संघनन के लिए सतह के रूप में कार्य करते हैं। इनसे जल की बूंदों का निर्माण होता है और जब संघनन प्रक्रिया से जल की बूंदें बन जाती हैं, तब ये भारी होने के कारण वर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगती हैं।
अगला टॉपिक है रिलायंस जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का प्रदर्शन किया। जियो मध्यम भूकक्षा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। इसके लिए जियो ने लग्जमबर्ग की एक उपग्रह संचार कंपनी SES के साथ साझेदारी की। आमतौर पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के लिए निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रहों के समूह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए SpaceX द्वारा लॉन्च स्टारलिंक उपग्रह समूह, वन वेव कंपनी द्वारा वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लियो में अपना उपग्रह समूह स्थापित करना आदि। लियो की तुलना में मियो का उपयोग करने के कई लाभ होंगे। इसमें बहुत कम उपग्रहों की मदद से विश्व के एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता है। हालांकि मियो के उपयोग करने के कई नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि डेटा प्रसारित करने में उच्च विलंबता। किसी नेटवर्क में डेटा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय को विलंबिता कहा जाता है। इसके तहत एक बड़े उपग्रह डिश की आवश्यकता होगी। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसके तहत इंटरनेट सेवा प्रदाता से उपयोगकर्ताओं तक इंटरनेट सिग्नल पहुंचाने के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता अंतरिक्ष में कई उपग्रह लॉन्च करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रहों को संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। संचार नेटवर्क के माध्यम से डेटा को प्रेषित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। संचार नेटवर्क में एक मॉडेम, उपग्रह डिश और पूरे सिस्टम की निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र शामिल होता है। इसका लाभ यह है कि इससे दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा। इससे मल्टी डिवाइस एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। और इसका नुकसान ये है कि भूमि आधारित इंटरनेट की तुलना में ये उच्च विलंबता देगा। ये तुलनात्मक रूप से महंगा होता है। साथ ही इसमें प्रतिकूल मौसमी दशाओं में ट्रांसमिशन बाधित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT मॉडल के माध्यम से राजमार्गों का मुद्रीकरण करेगा। केंद्र सरकार ने आगामी वर्षों में राजमार्गों का मुद्रीकरण करके लगभग $24.1 बिलियन का राजस्व जुटाने की योजना बनाई है। NHAI ने अब तक लगभग $3.2 बिलियन में लगभग 1614 किलोमीटर की परियोजनाओं का मुद्रीकरण किया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत वित्त वर्ष 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए का परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क क्षेत्र इस लक्ष्य में 27% से ज्यादा का योगदान देगा। सरकार इन परिसंपत्तियों से राजस्व जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्विट्स और TOT मॉडल का उपयोग कर रही है। मंत्रिमंडल ने 2016 में TOT मॉडल को मंजूरी दी थी। साथ ही NHAI को सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं जैसे EPC या BOT एन्युटी मॉडल पर आधारित परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। TOT मॉडल के तहत केंद्र सरकार निजी ऑपरेटर्स को एक विशेष अवधि के लिए टोल संग्रह करने का अधिकार देती है। इसमें परियोजनाओं के परिचालन और रखरखाव का दायित्व रियायत ग्राही यानी कंसेशनर का होता है। रियायत ग्राही राजमार्ग का निर्माण करता है तथा संचालन और रखरखाव के दौरान टोल संग्रह करता है। TOT मॉडल के तहत परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित परियोजना मानी जाती है। TOT मॉडल का उपयोग करके राष्ट्रीय राजधानी की मुद्रीकरण की क्षमता वाली लगभग 75 चालू परियोजनाओं की पहचान की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड्स की तरह सामूहिक निवेश योजनाएं हैं। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है ताकि वे रिटर्न के रूप में ज्यादा आय प्राप्त कर सकें। इन्विट्स से प्राप्त कोई भी लाभांश या ब्याज आय आयकर कानून के तहत पूरी तरह से कर योग्य है। TOT मॉडल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये निर्मित और चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उचित परिचालन एवं रखरखाव के माध्यम से कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। इसके जरिए भारतमाला कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा सकेगी। ये निजी क्षेत्र के माध्यम से कुशल टोल संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन TOT मॉडल से जुड़े मुद्दे ये हैं कि पुनर्वित्त पोषण से जुड़ा उच्च जोखिम बना हुआ है, यानी मौजूदा ऋण की जगह आसान शर्तों वाले नए ऋण मिलना मुश्किल होता है। अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं रहती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण संवेदनशील समूहों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सभी आउटडोर शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे ही मानसून वापस लौटता है, पवनों की दिशा उत्तर
उत्तर पश्चिमी हो जाती है और इससे राजस्थान या फिर कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी धूल पवनों के जरिए उत्तर भारत तक पहुंच जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। तेज गति से चलने वाली पवनें प्रदूषक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रभावी होती हैं, जबकि सर्दियों के मौसम में पवनों की गति कम हो जाती है, जिससे कि प्रदूषक तत्व सतह के निकट ही मौजूद रहते हैं। प्रदूषण के और भी कई स्रोत हैं, जैसे कि किसानों द्वारा खेत में फसलों के अवशेष यानी कि पराली जलाना, निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक, प्रदूषणकारी औद्योगिक क्लस्टर्स आदि। सरकार ने इस प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला आपातकालीन उपायों का एक सेट है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल के आधार पर इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी स्थापित किया गया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान तथा उससे जुड़े मुद्दे या फिर उसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए गठित किया गया है। साथ ही और भी कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि वातावरण में धूल को मिलने से रोकने के लिए निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। पराली की समस्या से निपटने के लिए खेतों में पूसा बायो डिकम्पोज का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। तापमान प्रतिलोमन की स्थिति देखें तो सामान्य परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। हालांकि जब विशेष परिस्थितियों में स्थानीय रूप से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी के स्थान पर वृद्धि होने लगती है, तो इस स्थिति को तापमान प्रतिलोमन या विक्रमण कहते हैं। सर्दियों के मौसम में वायुमंडल में कम ऊंचाई पर ही तापमान प्रतिलोमन होने लगता है। इसके कारण प्रदूषक तत्व वायुमंडल की ऊपरी परत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण निचले वायुमंडल में प्रदूषकों की सघनता बढ़ती जाती है। और आइए अब बात करते हैं न्यायिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में। लिवरपूल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केस से जुड़े तथ्यों से कानूनी तर्क निर्मित करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM एक मशीन लर्निंग मॉडल है। ये मनुष्य की भाषा के टेक्स्ट को समझने और सृजित करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि GPT 3.5 का उपयोग करके तर्क उत्पन्न किए गए थे। इन तर्कों ने मानक टिप्पणियों या व्याख्याओं के साथ उल्लेखनीय 63% की समानता प्रदर्शित की। प्रौद्योगिकी और AI के उपयोग से भारतीय न्यायपालिका में मामलों के बैकलॉग को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग का महत्व इसलिए भी है ताकि न्यायिक कार्रवाई सहज हो सके। फाइल्स के बेहतर रखरखाव और दस्तावेज की प्रस्तुति आसान होने से न्यायपालिका की दक्षता बढ़ सकती है। साथ ही अभियोजन यानी केस की लागत में कमी आती है। बेहतर पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लेकिन प्रौद्योगिकी अपनाने में कई चुनौतियां हैं। जैसे कि संरचना के स्तर पर देखें तो बड़े स्तर पर डिजिटल डिवाइड मौजूद है। व्यवहार के स्तर में देखें तो प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जागरूकता की कमी है। और कार्यप्रणाली के स्तर पर देखें तो निजता के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी आने से पारदर्शिता बढ़ेगी। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आरंभ की गई कई पहलें हैं। जैसे ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के हिस्से के रूप में केस की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड बनाया गया, जो कि आदेशों, निर्णयों और केस से जुड़े डेटाबेस प्रदान करता है। लाइव स्ट्रीमिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, ई-फाइलिंग सिस्टम जैसी पहलें शुरू की गई। समन भेजने और जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस लॉन्च किया गया। इसके अलावा न्यायपालिका से जुड़ी हुई और भी कई सुर्खियां हैं, जैसे कि ऑनलाइन विवाद समाधान ODR। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीमा पार ई-कॉमर्स विवादों के सहज समाधान के लिए वैश्विक ODR प्लेटफॉर्म्स पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। ODR पारंपरिक अदालती प्रणाली में जाए बिना विवाद से बचने, विवाद को रोकने और उसके समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये विवाद समाधान की लागत प्रभावी, सुविधाजनक और अनुकूल प्रक्रिया है। 2021 में नीति आयोग ने भारत के लिए ODR नीति योजना जारी की थी। साथ ही भारत में ODR के अंगीकरण में वृद्धि के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत की थी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने STCs की पहली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। STCs को 2020 में लॉन्च किया गया था। ये PSA यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक प्रमुख पहल है।
इन्हें अलग अलग शहरों में कार्यशील विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित संगठनों के लिए औपचारिक अम्ब्रेला निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। ये क्लस्टर्स इन संगठनों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए इनके साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे। ये शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करेंगे। अगस्त 2018 में पीएसए के कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया था। अगला टॉपिक है भूकंपीय झटकों की श्रृंखला। आइसलैंड में 5500 से ज्यादा अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले भूकंप आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अपेक्षाकृत कम अवधि के अंतराल में आने वाले भूकंपों की एक श्रृंखला। इस दौरान कोई विशिष्ट या शक्तिशाली भूकंप नहीं आता है। ये झटके कई हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में कम तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। ये घटना ज्वालामुखीय परिवेश, हाइड्रोथर्मल प्रणाली और अन्य सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में घटित हो सकती है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक पर अवस्थित है। इस कारण ये यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। अगला टॉपिक है स्विम प्रोजेक्ट यानी सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। स्विम प्रोजेक्ट नासा द्वारा वित्त पोषित है। इस प्रोजेक्ट के तहत मानचित्रों का चौथा सेट जारी किया गया है। ये मंगल ग्रह की उपसतही हिम का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। इस परियोजना का नेतृत्व एरिजोना विश्वविद्यालय कर रहा है। ये मानचित्र भविष्य के मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंगल ग्रह पर हिम की खोज के लिए सबसे संभावित स्थानों की पहचान करते हैं। ये हिम पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक प्रदान करेगी। मंगल ग्रह पर वाटर आइस और कार्बन डाइऑक्साइड आइस दोनों मौजूद हैं। स्विम परियोजना नासा के कई मिशनों से प्राप्त डेटा को शामिल करती है। इसमें मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, 2001 मार्स ओडिसी और मार्स ग्लोबल सर्वेयर से प्राप्त डेटा शामिल है। अगला टॉपिक है इजराइल गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प। यूएनजीए ने गाजा में युद्ध विराम के लिए एक संकल्प को अपनाया है। ये बाध्यकारी नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन संकट पर पेश इस संकल्प का शीर्षक नागरिकों की सुरक्षा तथा कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना है। भारत सहित 45 देशों ने यूएनजीए के इस संकल्प पर मतदान में भाग नहीं लिया। संकल्प में मानवीय आधार पर तत्काल, स्थायी और निरंतर संघर्ष विराम के लिए आह्वान किया है। इससे शत्रुता समाप्त हो सकेगी और गाजा पट्टी तक निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच सकेगी। इस संकल्प का मसौदा 22 अरब देशों के एक समूह ने तैयार किया था। इसे जॉर्डन ने प्रस्तावित किया था। भारत की प्रतिनिधि ने इस मामले में ये कहा है कि इस संकल्प में इजराइल में 7 अक्टूबर के हुए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट निंदा नहीं की गई है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक भेजा। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने किया है। इसे निम्न भूकक्षा में परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। CMSA ने स्टेशन बनाने वाले 3 मॉड्यूल 2021 और 22 के बीच लॉन्च किए थे। इस बार एक बार में अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसके 15 वर्षों से ज्यादा समय तक कार्यरत रहने की संभावना है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बहुत छोटा है। चीनी स्टेशन में केवल 3 मॉड्यूल हैं, जबकि ISS में 16 मॉड्यूल हैं। पनामलई चित्रकला तमिलनाडु। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालगिरीश्वर मंदिर में मौजूद 1300 साल पुराने चित्र धूमिल हो रहे हैं। एक मुख्य चित्र में अष्टभुजा वाले भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया है। इसे लता तिलाग भनी नाम से जाना जाता है। शिव के इस नृत्य को देवी पार्वती द्वारा देखते हुए चित्रित किया गया है। ये भित्ति चित्र यानी मुराल पत्थर की दीवारों पर चूना पत्थर और रेत के पलस्तर के ऊपर बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र अजंता और सित्तन वासल के चित्रों से काफी समानता रखते हैं। मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। वे राज सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। राज सिंह के संस्कृत पुरालेख इस मंदिर से प्राप्त हुए हैं। पिछुआई चित्रकला। चेन्नई में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें पिछुआई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था। इसमें प्रदर्शित कृतियों में से कुछ लगभग 350 वर्ष पुरानी थी। पिछुआई चित्रकला की इस शैली का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथद्वारा नामक नगर में हुआ था। ये नगर राजस्थान में उदयपुर के निकट अवस्थित है। पिछवाई शब्द की उत्पत्ति पिछ यानी पीछे और वाई यानी कपड़ा लटकाना से मिलकर के हुई है। इस शैली के अंतर्गत कपड़ों पर भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियों का चित्रण किया जाता है। इस शैली के चित्रों के अन्य विषय हैं राधा, गोपियां, शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली और होली जैसे त्योहार। पिछवाई चित्रकला शैली के अधिकतर चित्रों का चित्रण पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों ने किया था। इस संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की थी।
नॉर्मन प्रिचर्ड भारत के लिए पहले ओलंपिक पदक विजेता। भारत ने 1900 में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में भाग लिया था। ये पहला अवसर था जब भारत ने आधुनिक ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड 1900 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र एथलीट थे। उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। नॉर्मन इन दोनों स्पर्धाओं में दूसरे स्थान पर रहे थे। इससे भारत को ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहला पदक प्राप्त हुआ था। हालांकि उन्हें एक विवादास्पद ओलंपियन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और भारत दोनों नॉर्मन प्रिचर्ड को अपना अपना नागरिक बताते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। वेनेजुएला, यहाँ की राजधानी कराकस है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल, गैस और खनन उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति प्रकट की है। वेनेजुएला उत्तर में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर, पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राजील तथा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये कई कैरिबियाई द्वीपों और द्वीप समूहों जैसे मार्गरीटा द्वीप, ला ब्लैंकिला, ला टोर्टुगा, लॉस रोक्स और लॉस मोंजेस आदि का प्रशासन करता है। वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में इंडीज पर्वत और मराकाइबो तराई क्षेत्र स्थित है। इसके केंद्रीय भाग में लानोस नामक मैदान है। इसके दक्षिण पूर्व में गुयाना उच्च भूमि स्थित है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से कुछ मौजूद है। वेनेजुएला का उच्चतम बिंदु है पिको बोलीवर, जो कि 4978 मीटर ऊंचा है। वेनेजुएला की प्रमुख नदियां हैं रियो नीग्रो और ओरिनोको नदी, और यहाँ की प्रमुख झील है मराकाइबो झील। और अंत में एक त्रुटि सुधार है। न्यूज टुडे के 10 और 11 सितंबर के अंक में हमने अन्य सुर्खियों के तहत बांग्लार माटी, बांग्लार जल लेख के अंतर्गत ये गलत उल्लेख किया था। टैगोर ने वंदे मातरम यानी भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। सही जानकारी ये है कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम यानी भारत का राष्ट्रगीत की रचना की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।